गैरसैंण में धामी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। राज्य आंदोलनकारियों के 10% 36 आरक्षण को मंजूरी। विधायक निधि को बढ़ाकर किया 5 करोड़। गैरसैंण में शुरू हुआ उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। गैरसैंण में वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में दिखेगा पूरे राज्य के विकास का रोड मैप। कांग्रेस हंगामा करके नहीं बनना चाहती है विकास का भागीदार। बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। सदन के बाहर कांग्रेसी विधायक बैठे धरने पर। स्टाफ की कमी से जूझ रहा दून मेडिकल कॉलेज। मरीजों को डायलिसिस करने में हो रही दिक्कतें विभाग को भी कई बार दी जा चुकी है जानकारी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। गैरसैंण में वरिष्ठ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यपाल के अभिभाषण की जानकारी दी। मुन्ना सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश सरकार का विजन बताया। आगामी बजट सरकार के विजन को साफ दिखा देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर राज्यपाल के साथ बर्ताव किया वो बर्दाश्त लायक नहीं है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दृष्टि पत्र है। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रिजॉल्व है, उसका विजन है। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण के अंदर जो परिलक्षित नीतियां हैं वो धीरे धीरे पीछे 5 साल के कामों की कंटिन्यूटी है, 6 साल के कामों की कंटिन्यूटी, और ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए मजबूत इरादे का संकल्प है। अर्निंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इस प्रकार से ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का, जैसे मैंने कहा, 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह की हरकतें करता दिखाई दे रहा है। बता दें कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत से ही विपक्ष हंगामा करता रहा। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर भी हंगामा किया। अभिभाषण का विरोध करते हुए विपक्षी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है और सरकार ने इस प्रदेश को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए कांग्रेस विधानमंडल दल ने निर्णय लिया कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और उसका विरोध करेंगे। कि अब कल से सत्र प्रारंभ है और स्वाभाविक बात है कि कल से जो है हम कार्य स्थगन के माध्यम से जो है विषयों को सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि कल बेरोजगारी हमारा एक ऐसा विषय है जिसको हम प्रमुखता के साथ सदन पर रखेंगे। स्वास्थ्य का मामला है, आवारा पशुओं का मामला है, गन्ना है और शिक्षा है। ये विषय कल हम कार्य स्थगन के माध्यम से सदन के अंदर रखना। देखिए, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा,
वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है, इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने करीब 1 घंटे के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान विपक्ष का सदन में लगातार हंगामा चलता रहा। राज्यपाल ने कहा कि यह अभिभाषण राज्य के विकास के रोड मैप का अभिभाषण है। उत्तराखंड राज्य देश के अन्य राज्यों से कई मामलों में आगे है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि यह अभिभाषण राज्य के विकास का रोड मैप है। जो अभिभाषण में लिखा गया है, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का। ये संकल्प है नए उत्तराखंड का, ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीज़ों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। आज के जो अभिभाषण में अपने आप में जो एक गर्व सा महसूस हुआ कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और जनहित में क्या क्या कर रही है। एक अपना एक सेल्फ वर्थ का भी एक फीलिंग आई कि किन किन जगह के ऊपर में, किन किन कार्य के ऊपर में, किन किन विभाग ने कितने सुंदर कार्य किए हैं कि एक छोटा प्रदेश पूरे राष्ट्र के अंदर में किस प्रकार से एक अपना एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है। बागेश्वर की कपकोट तहसील में ग्रामीण खराब सड़कों से परेशान है। ग्रामीण जनता दरबार में कई बार सड़कों के लिए फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में हरीश रावत सरकार में सड़कें स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी उनका निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया ने झूठे आश्वासन देकर ग्रामीणों से वोट ले लिए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनवाई। ग्रामीण आज भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन समस्याओं का समाधान करने में नाकामयाब साबित हो रही है। लक्सर के अकबरपुर उद में एक युवक का शव पेट से लटकता पाया गया। शव मिलने की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की लक्सर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर पीएम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सूचना मिली है अकबरपुर गांव के एक लड़के परवीन की जो है डेड बॉडी मिली थी। तो उम्र उसकी लगभग 18 साल बताई जा रही है। उम्र की भी पुष्टि हम लोग कर रहे हैं और डेड बॉडी जो है हम लोगों द्वारा जो है पंचनामे की कार्रवाई करके मोर्चरी भिजवाई ताकि अग्रिम पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, जहां सत्र शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी थी, इसलिए सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस सत्र में कई विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन शोर शराबे के कारण कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, जहां सत्र शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी थी, इसलिए सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस सत्र में कई विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन शोर शराबे के कारण कार्रवाई पूरी तरह बाधित हो गई।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सभागार में सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी महिलाओं को मोमेंटो और शॉल से सम्मानित किया। भगत कोश्यारी ने बताया कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करने वाली इकलौती पार्टी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जनता पार्टी भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती है और इसलिए पार्टी की ओर से आज यहाँ महिला मोर्चा की ओर से आदरणीय सुषमा स्वराज जी की स्मृति में महिलाओं के अच्छे काम करने वाली महिलाओं को सम्मान का कार्यक्रम किया गया। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें हैं, उससे हमारे जिले में हमारी महिलाओं के अंदर, माता बहनों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की एक देश है, लगन है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन बहनों के, माताओं के प्रयास से हमारा जिला एक आदर्श जिला बनेगा और इस जिले में हमारे छोटे छोटे उद्योग शुरू होंगे, कुटीर उद्योग शुरू होंगे और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सभागार में सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान किया और कहा कि महिलाओं को सम्मान करने वाली पार्टी इकलौती भाजपा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान किया। टूर मेडिकल कॉलेज में मरीजों की डायलिसिस नहीं हो रही है। ऐसे मरीज जिन्हें हर महीने डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वह मरीज परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही। वहीं वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने बताया कि मरीजों की डायलिसिस अटल आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा है। यह सही है कि स्टाफ की कमी से दिक्कत आ रही है। अभी डायलिसिस विभाग में केवल 3 लोगों का ही स्टाफ है, जबकि विभाग में और कर्मचारियों की जरूरत है। बीच बीच में बोला है कुछ एक स्टाफ आता है जो ट्रेनिंग के लिए आता है, लेकिन कुछ उसमें जो हमारे ट्रेन स्टाफ है, 1-2 स्टाफ यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। इसी वजह से हम लोग सेकंड शिफ्ट अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को नंबर बढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट स्टाफ चाहिए, कम से कम 4 या 5 स्टाफ और चाहिए, जिससे हम सेकंड शिफ्ट भी दे पाए। और लेकिन हम लोग जैसे अगर पेशेंट हमारा पूरा डायलिसिस मशीन 10 मशीन है, ऑलमोस्ट सारी फुल रहती है डेली। आयुष्मान की वजह से हम लोग कुछ पेशेंट को भेजते भी हैं, तो 2-3 जगह पे आयुष्मान से फ्री में होता है, जैसे कोरोनेशन में फ्री हो रहा है डायलिसिस, इंद्रेश वाले डायलिसिस आयुष्मान से फ्री में कर रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के नेतृत्व में शहरों और गांवों की तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्यों से लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। धामी सरकार लगातार नई योजनाओं के जरिए लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। लोगों को रोजगार दिलाने से लेकर शहर के सुंदरीकरण के लिए जगह जगह पार्कों की व्यवस्था की जा रही है और लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद करने का सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। धामी सरकार केंद्र की डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती दिखाई दे रही है। अपने जो कार्य हैं उनको अंजाम दे रहा है और किसी भी शहर की पहचान उसके सौंदर्य से होती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे क्षेत्र में आवास विकास में सबसे ज़्यादा पार्क हैं। इस बार हमने, चाहे वो अमृत योजना के माध्यम से बनाए गए हैं या हमने अपने बोर्ड फंड से बनाए, किसी भी मद से हमने बनाए, अभी इस टाइम तक इन 4 सालों में आवास विकास के 20 से 22 पार्क बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे जो कुछ पार्क बचे हैं उनके बहुत जल्द हम लोग टेंडर निकालने जा रहे हैं, जिससे कि और भी पार्क जो आउटर में जो हमें पार्क मिले हैं 1-2, उसमें से भी अभी 2 पार्क हमारे निकल चुके।
टिहरी गढ़वाल नैनबाग में क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, व्यापारी और क्षेत्र की जनता शामिल रही। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें नैनबाग में केंद्र विद्यालय खोलने, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि इन समस्याओं को शासन प्रशासन के पास लेकर जाएंगे और इन विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले का आयोजन शुरू हो गया। श्री झंडे जी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें श्री दरबार साहिब पहुंच गई हैं। देश के अधिकांश राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच गए हैं। विदेशों से भी काफी संख्या में संगतें आ रही हैं। झंडे को जयकारों के बीच लकड़ी की कैचियों के सहारे उतारा गया। नीचे उतारकर झंडे को पंचामृत से स्नान कराकर 3 तरह का गिलाफ चढ़ाया गया। इस बार जालंधर के संसार सिंह के परिवार को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्सर पुलिस ने लापता युवक का शव घर के आंगन से बरामद किया है। युवक 1 महीने पहले लापता हुआ था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी। तब से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस प्रशासन ने संदेह होने पर घर की तलाशी ली, जिसके बाद घर के आंगन में ही युवक का शव जमीन में दबा मिला। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। नाम के एक युवक की गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने पीएसी के साथ गाँव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके मोर्चरी भिजवाई जाएगी। अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी जो है अब इसके बाद होगी। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में किसान सूखे से परेशान हैं। किसानों ने फसलों के साथ अपने सपने भी बोए थे, लेकिन मौसम की मार और सरकार की उदासीनता से किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। किसानों की गेहूं, सरसों, मटर की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। जिला किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि जिले में किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। फसल चौपट होने से किसान कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसानों के पास सामूहिक आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बारिश नहीं होने के कारण बहुत बुरा हाल हो चुका है खेतों का। मैं पिछले 1 आध महीने से लगातार अपने इस दर्द को बयान कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं। बड़ा दुख का विषय है, घोर संकट पैदा हो गया है किसानों के सामने। साथियों, हमने गेहूं बोया, हमने जौ बोया, हमने मटर लगाई, चना बोया, मसूर बोया, तमाम जो हमारी फसलें थी किसानों ने अपने खेतों में लगाई थी। बारिश नहीं होने की वजह से वो लगभग सूख चुकी है। हम राज्य सरकार से जिले के किसान ये मांग करते हैं, मांग के साथ साथ निवेदन भी हाथ जोड़कर करते हैं हम लोग किसान लोग, कि सरकार इस जिले की ओर विशेष ध्यान दे। देश को पहला सीडीएस देने वाले उत्तराखंड से अब एक महिला अधिकारी के रूप में पहली सैन्य कमांडर मिली हैं। पहली महिला अधिकारी बनने वाली केवर गांव की गीता राणा नेगी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कर्नल गीता राणा नेगी की इस उपलब्धि पर उनके गांव केवर में खुशी का माहौल बना हुआ है। कर्नल गीता राणा नेगी वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल है। वहीं कर्नल गीता के पति सिद्धार्थ नेगी समाज सेवा से जुड़े हैं और वर्तमान में वे उत्तराखंड के किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने और मोटे अनाजों के संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं। गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसी उपलक्ष्य में सारे ग्राम के महिलाओं ने, ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका इस ऐतिहासिक चीज़ को जो है उसको सेलिब्रेट किया है। तो गीता राणा को सभी लोग का शुभकामनाएं गांव की तरफ से। वो इतने बड़ी पद पर पहुंची हुई हैं, इससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि आने वाले भविष्य में
और भी जो बच्चे होंगे या जो महिलाएं हैं वो इतने बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगे और कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो अच्छे से अपना परचम लहराएंगे। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में, और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया। सब यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी, आपको भी। अपने बॉर्डर पर अच्छी तरह अपनी नौकरी करे, और धन्यवाद है तुम जवानों के लिए भी, और बहुत हर्ष की बात है, सबको खुशी हो रही है। हम अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारी गांव की बहू ने एक ऐतिहासिक इतिहास रचा है कि वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसके लिए तो हम जितना भी कहें कमी है, उन्होंने हमको बहुत ही गर्व महसूस कराया। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते देहरादून की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त संस्था में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही सभी मरीजों की एंट्री IHIP पोर्टल में करने और IEC के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को, और थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने, और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले, और शीघ्र ही हम सभी CMOs को अलर्ट रहने के लिए बता। टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी तौर पर मेला शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन पहले ही दिन तीर्थयात्रियों को पार्किंग के लिए परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि बूम पार्किंग और भैरव मंदिर पार्किंग में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो नियम के विपरीत है। जबकि प्रशासन ने 2 पार्किंग बनाई, जिसमें बूम पार्किंग में भारी वाहनों और भैरव मंदिर में हल्के वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है। तो फिर भैरव मंदिर जाने वाले वाहनों से आखिर 2 जगह पार्किंग का शुल्क क्यों लिया जा रहा है? पार्किंग की पर्ची काटी गई है। हम 2 जगह रसीद काटी गई, हमारी पार्किंग की पर्ची काटी गई। इसमें एक जगह 50 रुपए की है, एक जगह 150 है। नहीं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है। कितनी जगह आपसे पार्किंग की पर्ची काटी गई है? 2 जगह। 2 जगह। एक जगह कितनी? 50 की। और दूसरी जगह 150। आपने पार्किंग सीधे गाड़ी यहीं आके करी थी? जी। तो यदि कोई डबल इस तरह का कोई पाया जाता है, कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जो है जो ठेका है वो भी निरस्त करेंगे, और उसके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और मेरे द्वारा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जो मेरे विंग्स के और मेला से संबंधित है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि यदि पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि देख लें इसको कि कहीं भी जो है श्रद्धालुओं के साथ जो है डबल शुल्क ना लिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।